दोस्तों नमस्कार। चित्रकूट एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने दीर्घ दृष्टि दोष इसको पूरा कर लिया था। तो इस वीडियो में इसके आगे से जरा दृष्टि दोष, जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है, जरा दृष्टि दोष, इसके बारे में बात करेंगे। तो यह भी आंख का एक दोष होता है। आयु में वृद्धि के साथ यह नेत्र की समंजन क्षमता घटने से उत्पन्न दोष को जरा दृष्टि या दूरदृष्टिता कहते हैं। आयु में वृद्धि, जैसे ही मनुष्य वृद्ध होता है तो उसकी आंखों में जो समंजन क्षमता होती है आंखों की, वो घटने लगती है और इसी समंजन क्षमता के घटने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे मानव वृद्ध होता है तो उसके आंख की समंजन क्षमता घटने लगती है और आंखों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे मोतियाबिंद और आंखों में मांस का बढ़ना और जरा दृष्टि दोष या दूरदृष्टिता। तो इस प्रकार के रोग आयु बढ़ने के साथ उत्पन्न होने लगते हैं तथा अधिक उम्र के व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो इस दोष में क्या होता है कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनको ये रोग होता है और वो पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। मतलब नज़दीक कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो इस दोष में, जरा दृष्टि दोष में, पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो इसके बाद देखेंगे जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है, यह क्यों होता है। तो पछमाभी पेशियां जो होती हैं आंख में, पछमाभी पेशियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाने के कारण यह जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो आप लिखेंगे कि पछमाभी पेशियों के दुर्बल हो जाने के कारण जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और पछमाभी पेशियां धीरे धीरे जब दुर्बल होती हैं तो उनके दुर्बल हो जाने के कारण अधिकांश व्यक्तियों के नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है। जो उनका निकट बिंदु होता है वह दूर हट जाता है तथा अनेक अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है तथा उनके अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता जो है वो घट जाती है, जिसके कारण इस दोष से पीड़ित व्यक्ति प्रायः पास रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है, सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। उसको दिखता तो है लेकिन धुंधला धुंधला दिखता है, वह स्पष्ट कोई वस्तु को नहीं देख पाता है। मान लीजिए ये आपकी, यहाँ पर ये आपकी आँख है, कोई वृद्ध व्यक्ति है और वो इसकी आँख है, तो वह मान लीजिए यह यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो वह इसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, उसको यह वस्तु धुंधली दिखेगी। ये वो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो जब कोई वृद्ध व्यक्ति जो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वह इस वस्तु को जब देखेगा तो वह इस वस्तु को धुंधली देखेगा, मतलब सुस्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो ये इसका कारण था जरा दृष्टि दोष का। इसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष का संशोधन। इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका निवारण किया जा सकता है। तो जरा दृष्टि दोष का संशोधन उपयुक्त क्षमता का अभिसारी लेंस लगाकर किया जाता है। उपयुक्त क्षमता का अभिसारी लेंस लगाकर किया जाता है। अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस।
उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग करके हम जरा दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको निजात दिला सकते हैं। उपयुक्त क्षमता का अभिसारी लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस पास रखी वस्तुओं से आती प्रकाश की किरणों को सही स्थान पर फोकस कर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो वह व्यक्ति उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएगा, जिससे जरा दृष्टि या दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है। तो ये आपका जरा दृष्टि दोष का संशोधन था। आपको याद रखना है कि इसके निवारण के लिए, इसके संशोधन के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उपयुक्त क्षमता का अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में अभिसारी लेंस लिखकर भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विफोक्सी मतलब दो फोकस वाला। द्विफोक्सी लेंस जिसमें दो फोकस होंगे तो आपका द्विफोक्सी लेंस कहलाएगा। द्विफोक्सी लेंस बाइफोकल लेंस का अर्थ दो तरह के फोकस वाला लेंस, मतलब दो फोकस वाले लेंस को हम द्विफोक्सी लेंस, अवतल तथा उत्तल लेंसों को मिलाकर बनाया जाता है। इसका निर्माण, द्विफोक्सी लेंस का निर्माण अवतल तथा उत्तल लेंस को मिलाकर बनाया जाता है। द्विफोक्सी लेंस में अवतल लेंस को ऊपरी भाग में, अवतल लेंस को आपके ऊपरी भाग में तथा उत्तल लेंस को निचले भाग में लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति आंखों को ऊपर करके दूर की वस्तुओं को तथा आंखों को नीचे करके नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो ये आपका द्विफोक्सी लेंस है। इसकी संरचना और यह किस प्रकार से कार्य करता है, ये आपने इस टॉपिक में देखा कि द्विफोक्सी लेंस में जो ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस लगा होता है, तो निचले भाग में जो उत्तल लेंस लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति को ऊपर करके, आंखों को जब व्यक्ति ऊपर करेगा तो वह वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को देख पाएगा, और जब आंखों को नीचे करेगा तो वह पास की वस्तुओं को देख पाएगा। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे कि द्विफोक्सी लेंस में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि, दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए या देखने के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सीधा सा है कि जब व्यक्ति दोनों दोषों से ग्रसित हो जाएगा तो उसको दोनों प्रकार के लेंसों की आवश्यकता होगी, और इस कंडीशन पर आपका द्विफोक्सी लेंस कार्य करेगा। तो ये सभी प्रकार के दृष्टि दोषों को अपवर्तन दोष कहते हैं। जो सभी प्रकार के दृष्टि दोष हैं, इनको हम अपवर्तन दोष भी कहते हैं, क्योंकि इन दोष के कारण अभिनेत्र लेंस द्वारा वस्तुओं से आती हुई प्रकाश की किरणें का सही अपवर्तन सही तरीके से नहीं हो पाता। जो प्रकाश की किरणें आती हैं, उनका अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सही तरीके से नहीं हो पाता। आज आधुनिक तकनीक के विकसित हो जाने से नेत्रों के अपवर्तन दोष का संशोधन स्पर्श लेंस अथवा शल्य चिकित्सा द्वारा भी संभव हो पाया है। आधुनिक युग में, इस आधुनिक विज्ञान के युग में तकनीकों के विकसित हो जाने से नेत्रों के
जो अपवर्तन दोष हैं इनका संशोधन स्पर्श लेंस द्वारा भी किया जाने लगा है। शल्य चिकित्सा के द्वारा जो आपके डॉक्टर हैं वो आजकल शल्य चिकित्सा के द्वारा इन दोषों को स्पर्श लेंस द्वारा भी ठीक कर रहे हैं और यह बहुत ही कारगर शल्य चिकित्सा जो आपकी है बहुत ही कारगर चिकित्सा है। तो इसके द्वारा भी इन दोषों का संशोधन किया जाता है। इसके बाद आता है स्पर्श लेंस। जैसा कि थोड़ा सा अभी पीछे स्पर्श लेंस के बारे में जिसका उपयोग शल्य चिकित्सा के लिए किया जाता है तो इसका थोड़ा सा इंडिकेशन आपको मिला था। तो अब देखेंगे स्पर्श लेंस होता क्या है। स्पर्श लेंस क्या होता है? चश्मों में लगाए जाने वाले लेंसों की तरह ही होते हैं। ये जो स्पर्श लेंस होते हैं ये चश्मों में लगाए जाने वाले लेंसों की तरह ही होते हैं, परंतु ये विशेष रेशेदार जेलीव्रत पदार्थों से बने होते हैं। ये चश्मों में लगाए जाने वाले जो लेंस होते हैं उनकी तरह ही होते हैं, लेकिन ये जिस पदार्थ से बने होते हैं वो जेलीव्रत पदार्थों से बने होते हैं तथा सामान्य लेंस की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। जो सामान्य लेंस होते हैं उनकी तुलना में ये काफ़ी छोटे होते हैं। स्पर्श लेंस को सीधा आंखों की सतह पर लगाया जाता है। स्पर्श लेंस को सीधा आंखों की सतह पर लगाया जाता है। तो स्पर्श लेंस के बारे में इतनी चीज़ें आपको जाननी है कि यह किस पदार्थ से बने होते हैं और इनका काम क्या होता है, किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है और स्पर्श लेंस को सीधे आंखों पर लगाया जाता है। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक मोतियाबिंद। यह भी आंखों का एक रोग है, दोष है। तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों को जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं उनका जो क्रिस्टलीय लेंस है वो कभी कभी दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस का मतलब जो आंख में अभिनेत्र लेंस लगा होता है वह जो उसका लेंस है वो दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति में मोतियाबिंद का रोग उत्पन्न होता है या इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो व्यक्ति को कम दिखने लगेगा या तो व्यक्ति को कम दिखेगा या फिर बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो मोतियाबिंद में ये दो कंडीशन होती हैं, या तो कुछ कम दिखने लगेगा या फिर बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो मोतियाबिंद का संशोधन, जब मोतियाबिंद किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इस रोग का निवारण किस प्रकार से किया जाता है? तो इसका निवारण शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। जैसा कि अभी पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया कि शल्य चिकित्सा जो होती है वो स्पर्श लेंस के द्वारा की जाती है। तो मोतियाबिंद में भी शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। मोतियाबिंद ये दो बार यहाँ पर प्रिंट हो गया है, तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। और यह आपका अभी पीछे हमने बता ही दिया, ये दो बार प्रिंट हो गया है। इसके बाद आगे चलेंगे तो आता है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आप ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो पारदर्शी पदार्थ जैसे शीशा, प्लास्टिक आदि से बनी वैसी वस्तु
जिसमें कम से कम आयताकार पार्श्व पृष्ठ, जिसमें कम से कम आयताकार पार्श्व पृष्ठ आपस में न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम का कोण बनाते हों, प्रिज्म कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थ जैसे शीशा, प्लास्टिक आदि से बनी वैसी वस्तु जिसमें कम से कम आयताकार पार्श्व पृष्ठ में न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम का कोण बनाते हों, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। डिफिनीशन आपको क्लियर हो रही होगी। तो पारदर्शी पदार्थ जैसे शीशा, प्लास्टिक आदि से बनी वैसी वस्तु जिसमें कम से कम आयताकार जो पार्श्व पृष्ठ है आपस में न्यून कोण बनाते हों अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हों, तो उस ऐसी आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। एक प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। एक प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं तथा न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम का कोण बनाते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। चित्र में समझेंगे आप। ये आपका एक प्रिज्म चित्र में प्रदर्शित है। तो इसमें ये इसका एक फलक अभी दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो 3 डायमेंशन फिगर है उसको दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसका एक जो है फलक दिख रहा है। तो इसमें आप समझेंगे तो ये आपका जब इसमें ये त्रिभुजाकार आकृति आपको दिख रही है, तो जब इसमें कोई श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो इस श्वेत प्रकाश का मतलब यह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विचलित कर देता है, मतलब 7 रंगों में यह उसको विभाजित कर देता है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है और इसके आयताकार जो फलक होते हैं वो कम से कम 90 डिग्री पर होना चाहिए, न्यून कोण पर होना चाहिए। इस चित्र में आप देखेंगे तो इस चित्र में आपको क्लियर हो रहा होगा, यह व्हाइट लाइट मतलब सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश जिसको बोलते हैं उसको इस प्रिज्म में डाला गया। तो जब इस प्रिज्म में इस प्रकाश को डाला गया तो यह इस प्रकाश को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। यह इसको 7 रंगों में विभाजित करता है और इसका विचलन कर देता है। तो इधर आप अगर समझें तो यह सफ़ेद यानी श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म में पड़ा तो यह प्रिज्म से 7 रंगों में विभाजित हुआ, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो यह 7 रंगों में विभाजित कर देता है प्रिज्म। जब कोई कांच का प्रिज्म होता है और उसमें श्वेत प्रकाश डाला जाएगा तो वह इसको 7 रंगों में विभाजित करेगा। इसके बाद है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है इसको आप समझेंगे और ये प्रिज्म जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप ध्यान से समझेंगे। और जब आप हमारी क्लास में होंगे यानी YouTube पर जब आप हमारी क्लास को देख रहे होंगे तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और इस जो आपके सामने स्लाइड्स हैं इनसे जो आपको अच्छा मैटर लगे उसको आप नोट डाउन करेंगे।
तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये चीज आपने प्रकाश के अपवर्तन में भी देखा था पिछले अध्याय प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में, कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है, तथा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ना तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर हटना, अभिलंब से दूर मुड़ना या हटना, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये चीज हमने आपको पिछले अध्याय प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन में भी आपको बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आप एक बार फिर से ये आपकी जो डेफिनेशन है प्रकाश के अपवर्तन की, वो एक बार फिर से रिवाइज हो गई, इसको आप एक बार फिर से ध्यान से समझ लेंगे ताकि ये आपको भूले नहीं। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अभी तो आपने इसकी डेफिनेशन देखा, अब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है या करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या झुक जाती है। पुनः जब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर हवा में निकलती है तो अभिलंब से दूर झुक जाती है। और यही तो आपका अपवर्तन का नियम कहता है कि एक बार जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या दूर मुड़ जाएगी। और यहाँ पर कांच के प्रिज्म में जो प्रकाश की किरण है वो इस नियम को फॉलो कर रही है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रिज्म से प्रकाश का यह अपवर्तन भी स्नेल के नियम का पालन करता है, या यहाँ पर स्नेल के नियम का पालन हो रहा है। और स्नेल के नियमानुसार स्नेल का नियम आपने पीछे देखा था। स्नेल के नियमानुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। ये स्नेल का जो आपका ये अपवर्तन का पहला नियम है, और जो दूसरा नियम है ये आपका स्नेल का नियम था। और स्नेल का नियम ये था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। यही आपका स्नेल का नियम था। और इसमें जो अपवर्तन का दूसरा नियम है ये कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म पेयर ऑफ मीडियम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात स्थिरांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। और यही आपका स्नेल का नियम, यही आपका स्नेल का नियम है। इस प्रकार से इतनी चीजें आपको इसमें प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है
इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आगे चलेंगे तो इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। यदि आपतन कोण I हो तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक, जैसा कि अभी पीछे भी हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो स्थिरांक साइन I बटे साइन R होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक का मान या इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, या इस स्थिरांक के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अब चलते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल ये है कि जरा दृष्टि दोष क्या है तथा इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।